Hello students, welcome to my YouTube class. We are going through the chapter crop production and its management. In the previous module, we already have gone through the introduction of the chapter. In this module, we will see three topics, that is preparation of soil, sowing of seeds, addition of manures and fertilizers, that is called as soil replenishment. So these three topics are the part of agricultural practices which we have already discussed in the previous slide. प्रीवियस स्लाइड्स में हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का डिफिनीशन देखा था और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के कितने स्टेप्स हैं वो सब हमने पढ़ा था। तो उसमें से 3 स्टेप्स, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोइंग ऑफ सीड, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये 3 स्टेप्स इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे और बाकी के बचे हुए स्टेप्स हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि प्लांट आर ग्रोन इन सॉयल। वी ऑल नो दैट सॉयल इज़ द मीडियम इन विच वी कैन ग्रो द plant. There are certain plants, that is ornamental plants, which can also be grown in water, but the best medium for growing the plant is soil. Soil not only anchor the plant but also provides water and various minerals to the plant for its proper growth and development. सॉयल जो है केवल प्लांट्स को एंकर करके बांध के अपने में नहीं रखता है जिसके चलते प्लांट्स खड़े रहें। अलॉन्ग विद दैट सॉयल जो है प्लांट्स को वाटर और अन्य दूसरे जो मिनरल्स हैं वो भी प्रोवाइड करता है ताकि प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो करे और डेवलप करे। द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट इन द सॉयल डिकम्पोजेज द डेड ऑर्गेनिजम्स एंड रिलीजेस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देयर बॉडीज विच इज़ मिक्सड इनटू द सॉयल। तो जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, आइदर वो प्लांट हों या एनिमल्स हों, उसको जो माइक्रोब्स सॉइल में प्रेजेंट हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं, जिसके चलते उनके बॉडी में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं और यही न्यूट्रिएंट्स फिर प्लांट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑल्दो सॉयल इज़ गुड मीडियम फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड बट इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो भले ही सॉयल जो है एक अच्छा मीडियम है सीड्स को ग्रो करने के लिए, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, खेती की बात करेंगे, तो खेती बाड़ी में सीड को जर्मिनेट करने से पहले सॉयल को प्रिपेयर करना एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटी है जिसको करना ही पड़ता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग इट। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में करेंगे क्या, पहले वी विल टर्न इट और लूज इन द सॉयल। सॉयल को बिल्कुल लूज़ कर लेंगे या उसको टर्न इट करेंगे। टर्निंग इट करने का मतलब ये है कि जब हम खेतों को जोतेंगे तो जो ऊपर का अनफर्टाइल सॉयल है वो नीचे चला जाएगा और नीचे का जो फर्टाइल सॉयल है वो ऊपर आ जाएगा नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन के लिए। तो इस तरह से हर क्रॉपिंग सीजन के बाद प्लगिंग करते हैं, हम लोग खेतों को जोतते हैं ताकि जो ऊपर का लेयर है सॉयल का, जहाँ से न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए हैं वो नीचे चला जाए और नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाए। दैट इज़ कॉल्ड एज टर्निंग ऑफ द सॉयल एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज प्लगिंग और टिलिंग। तो जब हम लूजनिंग और टर्निंग कर रहे हैं सॉयल को, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लगिंग और टिलिंग। तो प्लगिंग और टिलिंग इज़ डन बाय यूजिंग अ वुडन और आयरन प्लग विच इज़ पुल्ड अप बाय द ऑक्सन और बाय अ ट्रैक्टर। तो ये चीज़ तो सबने देखा होगा, आइदर यू हैव सीन बाय योर आइज़ इन द फील्ड्स और यू हैव सीन इन द टेलीविज़न्स कि ट्रैक्टर के पीछे हल लगा होता है या फिर बैल जो हैं वो भी हल को खींचते हैं। तो जो हल है वो आइदर वुडन का होगा या फिर आयरन का होगा, या तो लकड़ी का बना होगा या तो लोहे का बना होगा, जिसको या तो बैल खींचते हैं या तो ट्रैक्टर खींचता है, जिसके चलते पूरा का पूरा खेत जोता जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्लगिंग और टिलिंग। तो प्लगिंग या टिलिंग करने के कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? द एडवांटेजेस ऑफ प्लगिंग और टिलिंग आर, द फर्स्ट इज़ इट इम्प्रूव्स एयर सर्कुलेशन इन द सॉयल सो दैट द रूट्स रेस्पायर ईजिली। तो जब हम खेतों को जोतते हैं तो जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाती है, जिसके चलते पोरोसिटी, पोर्स जो है वो बन जाते हैं सॉयल्स में। उस पोर्स के हेल्प से एयर नीचे तक जाता है
जिसके चलते रूट्स भी इजीली रिस्पायर कर सकते हैं। Soil becomes soft, which enables roots to penetrate deeper into the soil, which helps soil to hold the plant firmly. अब जब प्लगिंग फील्ड करेंगे हम लोग तो व्हाट विल हैपन, द सॉयल विल बिकम सॉफ्ट। जब सॉयल सॉफ्ट हो जाएगा तो रूट्स इजीली और नीचे तक जा सकते हैं और नीचे तक जा सकते हैं, जिसके चलते सॉयल जो है प्लांट को बहुत ही अच्छे से होल्ड कर पाएगा, जिसके चलते प्लांट जल्दी गिरेगा नहीं, उसकी स्टैंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। प्लगिंग इन्हांसेस वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल। जब खेतों को जोत देते हैं तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिसके चलते उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। प्लगिंग हेल्प्स इन वीड्स कंट्रोल। अब वीड्स क्या हैं, तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट इन द क्रॉप फील्ड। वीड्स ऐसे प्लांट हैं जिसको फार्मर्स नहीं चाहता है कि उनके खेतों में ग्रो हो। क्यों? बिकॉज दिस वीड्स uses the manures and fertilizers or nutrients given for the crop plant। जो manures या fertilizers या water एक फार्मर अपने क्रॉप्स प्लांट के लिए फील्ड में देता है, ये वीड्स उनको यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो क्रॉप प्लांट हैं उनको मिनरल्स कम मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं। तो इसलिए फार्मर्स क्या करता है, वीड्स को उखाड़ के बाहर फेंक देता है। तो प्लगिंग उसमें हेल्प करता है। जब हम खेतों को जोतते हैं तो ये सारे वीड्स अपने आप उखड़ जाते हैं और फिर डिकम्पोज होके फील्ड में ही मैन्योर्स बन जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है प्लगिंग का। नेक्स्ट इज प्लग्ड फील्ड हैज़ बिग पीसेस ऑफ सॉयल विच इज़ कॉल्ड एज क्रम्ब। तो जब खेतों को जोता जाता है तो अगर आपने जुताई देखा होगा तो जोतते समय मिट्टी के बड़े बड़े पीसेस दिखाई देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रम्ब, जिसको हम लोग बोलते हैं ढेला। तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्रम्ब। दीज क्रम्ब्स आर क्रस्ड विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक। तो क्योंकि बड़े बड़े मिट्टी के पीसेज हैं जिसको क्रम्ब बोल रहे हैं, तो उसमें तो एग्रीकल्चर हो नहीं सकता, इसलिए वुडन प्लैंक से उसको फोड़ा जाता है। उसके बाद पूरे फील्ड को लेवल किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ सोइंग एंड इरिगेशन। तो जिससे हम लेवल करते हैं उसको हम लोग लेवलर बोलते हैं। जिससे क्रम्ब को तोड़ा जाता है उसको वुडन प्लैंक बोलते हैं। और आयरन या वुडन प्लग से खेतों को जोतते हैं। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। नेक्स्ट इज सोइंग। तो सोइंग क्या है, सोइंग प्लांट ऑफ सीड इन द सॉयल इज कॉल्ड सोइंग। जब सीड हम बीज में लगाते हैं तो जब सीड को हम सॉयल में लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सोइंग। दिस इज डन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। तो सॉयल बनने के बाद जब हम सीड्स को सॉयल में लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सोइंग। एंड देयर आर टू वेज ऑफ सोइंग ऑफ सीड। सीड को बोने के दो तरीके हैं। एक है ब्रॉडकास्टिंग। इस मेथड में क्या करते हैं, जो सीड्स हैं वो फार्मर्स अपने हैंड से ही फील्ड में स्कैटर्ड करते हैं, छींटते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग मेथड। दूसरा मेथड है सीड ड्रिल मेथड। सीड ड्रिल मेथड में एक मशीन होता है, उसमें फनल लाइक ओपनिंग होता है। ये ओपनिंग जो उसके हल लगे होते हैं उससे जुड़ा हुआ होता है। तो फनल लाइक ओपनिंग में पूरा सीड्स भर दिया जाता है और जैसे जैसे हल चलता है तो हल के पीछे पीछे उस फॉरोज में, उस गड्ढे में ड्रॉप वाइज जो सीड्स हैं वो गिरते चले जाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज सोइंग ऑफ सीड बाई सीड ड्रिल। तो ब्रॉडकास्टिंग और सीड ड्रिल दो मेथड्स हैं सोइंग ऑफ सीड के। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, जो सीड्स हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में ग्रो करते हैं, कोई उनका पैटर्न नहीं होता है। जबकि सीड ड्रिल से जब हम लोग सीड्स को सो करेंगे तो वो एक प्रॉपर रो में और एक प्रॉपर डिस्टेंस पर ग्रो करेंगे, जिससे उनको मैन्योर्स या वाटर या फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी इक्वल होगी। जबकि ब्रॉडकास्टिंग मेथड में अनइवन ग्रोथ होता है, जिसके चलते किसी प्लांट को प्रॉपर मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, वाटर्स मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज़ नर्सरी। नर्सरी क्या होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे पैडी है यानी कि धान, टोमेटो है या चिली है, तो इनको पहले छोटे से प्लॉट में ग्रो किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग नर्सरी। तो जब नर्सरी में इनका सीडलिंग्स बन जाता है तब फार्मर्स उनको ले जाके बड़े फील्ड में लगाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन। व्हेन सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड इन द नर्सरी देन
These seedlings are manually planted to the fields and this is called as transplantation. तो आपने धान की खेती में सबने देखा होगा कि धान का जो सीड्स होता है एक नर्सरी में ग्रो किया जाता है। जब सीडलिंग तैयार हो जाता है तो उसके बाद धान की रोपनी होती है। तो जब नर्सरी से मेन फील्ड्स में ले जाकर लगाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन के कुछ एडवांटेज भी हैं। क्या एडवांटेज हैं? इट एनेबल्स द फार्मर्स टू सेलेक्टिवली कल्टिवेट ओनली हेल्दी प्लांट्स। तो नर्सरी में जब कोई फार्मर्स पैडी, टोमेटो या चिली ग्रो करता है तो वहाँ से केवल वो हेल्दी सीडलिंग्स को ही लेके मेन फील्ड में ग्रो करवाता है। जो अनहेल्दी सीडलिंग्स हैं उनको वहीं फेंक देता है। तो इसका एक ये फ़ायदा है। दूसरा है इट हेल्प्स इन प्लांटिंग द सीडलिंग्स इन स्टैंडिंग वाटर एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंसेस। तो जब जैसे पैडी प्लांट की बात कर रहे हैं तो स्टैंडिंग वाटर में उसको प्लांट करना पड़ता है तो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मिल जाता है ग्रो करने के लिए। और जब अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मिल जाता है तो उसको प्रॉपर सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट मिलता है जिससे कि जो क्रॉप प्लांट है अच्छा ग्रो करता है और अच्छा प्रोडक्शन देता है। नाउ सॉयल रिप्लेनिशमेंट। सॉयल रिप्लेनिशमेंट क्या है? दैट इज़ मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल बाय वेरियस मीन्स। तो सॉयल की फर्टिलिटी मेंटेन करना ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है कि जो क्रॉप्स प्लांट होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स सॉयल से लेते हैं। और अगर हमने बिना सॉयल रिप्लेनिशमेंट किए अगला क्रॉप लगा दिया, मतलब क्रॉप लगाते जा रहे हैं और सॉयल के फर्टिलिटी को रिप्लेनिश नहीं कर रहे हैं, तो ईयर आफ्टर ईयर जो सॉयल का न्यूट्रिएंट्स है वो केवल यूज़ होगा, उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, जिसके चलते सॉयल की फर्टिलिटी धीरे धीरे हर साल कम होती जाएगी और बिल्कुल कम हो जाएगी। और उसी तरह से जो प्रोडक्शन है क्रॉप का, क्योंकि जो फर्टिलिटी कम हो रही है तो प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस साल कम होगा, फिर अगले साल और कम होगा, फिर उसके अगले साल और कम हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए सॉयल को रिप्लेनिश करते हैं, उसके फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं बाय वेरियस मेथड्स। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू सॉयल को रिप्लेनिश किया जा सकता है, सॉयल की फर्टिलिटी को रिप्लेनिश किया जा सकता है? तो पहला है फील्ड फैलो मेथड। और फील्ड फैलो मेथड में क्या होता है? फील्ड फैलो मेथड में जो फार्मर्स होते हैं अपने फील्ड को एक क्रॉपिंग सीजन के लिए ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं बिना उसमें एग्रीकल्चर किए हुए। इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि आसपास के जितने भी जानवर हैं वो वहीं पे चरने के लिए आते हैं तो वो अपना गोबर वहाँ दे के जाते हैं। फिर जो भी वीड्स हैं वो ग्रो होते हैं तो वो भी वहीं ग्रो होते हैं, और जब वो सूख जाते हैं तो वहाँ की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। तो कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जैसे वीट है या राइस है, जब उसको लगाते हैं तो सॉयल का नाइट्रोजन काफ़ी यूज़ करते हैं। तो हर बार जब हम वीट या क्रॉप ही लगाएंगे तो नाइट्रोजन जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाएगा और सॉयल में नाइट्रोजन रह ही नहीं जाएगा। तो इसके चलते हम क्या करते हैं, दो क्रॉप के बीच दो क्रॉप जो कि नाइट्रोजन यूज़ कर रहा है उसके बीच में हम एक लेग्यूमिनस क्रॉप लगाते हैं। जैसे अगर वीट लगा लिए हैं उसके बाद उसमें हम ग्राम या फिर पी लगाएंगे जिसमें कि लेग्यूमिनस रूट्स होते हैं, जिसमें कि माइक्रोब्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन ऐड करते हैं। तो अगर हम क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि एक सीज़न में हम वीट लगाएंगे, दूसरे सीज़न में हम लोग पी या फिर ग्राम लगाएंगे और उसके बाद फिर से राइस लगाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉप रोटेशन, ताकि सॉयल का न्यूट्रिएंट बना रहे, सॉयल की फर्टिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट है बाय एडिंग मैन्योर। तो मैन्योर्स घर पे बनाते हैं किसान, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। जो भी घर का वेस्ट प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि सब्जी के छिलके या फलों के छिलके या क्रॉप्स के लिटर, ये सब इकट्ठा करके उसको डिकम्पोज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मैन्योर। और मैन्योर ले जाके खेतों में फिर ऐड करते हैं प्लगिंग के पहले, जिससे सॉयल की फर्टिलिटी बनी रहती है। और एक मेथड है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रीन मैन्योर। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि अल्फाल्फा, सन हेम्प या मिलेट होता है, इसको फील्ड में ग्रो करते हैं और जब ये ग्रीन ही रहता है उसी समय उसको खेतों में जोत देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। तो जो ग्रीन मैन्योर होता है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ऐड करता है सॉयल में। तो ये हो गया दो तरह के मैन्योर, एक हो गया घर पे बना हुआ मैन्योर, दूसरा हुआ ग्रीन मैन्योर। एक होता है वर्मी कंपोस्ट। यू आर नोइंग कि वर्मी कंपोस्ट जो हम लोग अर्थवॉर्म के हेल्प से बनाते हैं तो वो भी हम लोग फील्ड में ऐड करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैन्योर। लास्ट है एडिंग फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर्स जो है वो केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं।
जैसे नाइट्रोजन स्पेसिफिक, फास्फोरस स्पेसिफिक या फिर पोटेशियम स्पेसिफिक। और फर्टिलाइजर्स जो हैं फैक्ट्रीज में बनते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि मैन्योर्स घरों पे बनते हैं, जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो फैक्ट्रीज में बनते हैं। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, जबकि मैन्योर्स जो हैं सॉल्युबल इन वाटर नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर हम कहेंगे तो मैन्योर्स जो हैं दे इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, और फर्टिलाइजर्स ऐसा नहीं करते हैं। तो इस तरह से फर्टिलाइजर्स जब ऐड करेंगे तो वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स देते हैं सॉयल को, और सॉयल की फर्टिलिटी को इन्हेंस करते हैं। तो दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ सॉयल रिप्लेसमेंट एंड मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का डिफरेंसेस आपको हमने बताया। दैट्स ऑल इन दिस मॉड्यूल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share it to your friends. If you think that it is fruitful to the friends, share it, and please like it and subscribe my channel. Thanks a lot.